क्या आप उनमें से हैं जो आसमान से गुजरते हुए एयरप्लेन या हेलीकॉप्टर को आज भी उसी क्यूरियोसिटी से देखते हैं जैसे कोई बच्चा देखता है? क्या आप में भी वो बच्चे वाला दिल है जो आसमान में लंबे धुएं को देख सोचता है कि एक दिन वो भी खिड़कियों से बाहर झांकेगा और खुद को बादलों के ऊपर पाएगा? क्या आप उनमें से हैं जो अभी भी सोचते हैं कि अपने कमाई से माँ बाप को फ्लाइट में घुमाएंगे? तो हाई फाइव दीजिए, मैं भी एक्चुअली वैसा ही हूं। मेरे पास आज भी जब कोई छोटा बच्चा कागज लेकर आता है और कहता है भैया प्लीज हवाई जहाज बना दो, तो मैं मना नहीं कर पाता। लगता है मैं अपने लिए ही बना रहा हूं। देखा जाए तो एयरप्लेन को लेकर हम 80s और 90s के बच्चों का ऑब्सेशन कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसे ही दो बच्चों के आसमान में उड़ने की ख्वाहिश और कोशिश के चलते हम आज उड़ पा रहे हैं। एविएशन इंडस्ट्री की नींव आज से 120 साल पहले तब पड़ी जब 7 साल के ऑरविल राइट और 11 साल के विल्बर राइट ने दुनिया का पहला सक्सेसफुल मोटर ऑपरेटेड एयरप्लेन बनाया। उनकी पहली उड़ान 6 किलोमीटर लंबी थी। ये हिस्ट्री तो आपने भी स्कूल में पढ़ी ही होगी। राइट ब्रदर्स कहते ही पूरी दुनिया समझ जाती है कि एयरप्लेन के इन्वेंटर्स दोनों भाइयों की बात हो रही है। उनकी 6 किलोमीटर लंबी उड़ान से लेकर आज सिंगापुर टू न्यूयॉर्क तक लगभग 15,350 किलोमीटर लंबी दुनिया की लॉन्गेस्ट फ्लाइट रूट का सफर पूरा करने तक एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है और आज की ये डॉक्यूमेंट्री भी एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करेगी। स्वागत है आप सभी का infinitystream.tv पर। तो सीट की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने के लिए। अपने आसपास के एक विंडो सीट ढूंढ लीजिए और इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के बादलों के बीच से गुजरने के लिए खुद को एक्साइटेड कर लीजिए। साइंस के स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होता है कि एक एयरक्राफ्ट उड़ता कैसे है, क्योंकि फिजिक्स एंड मोशन के लॉज उनको अच्छे से पता होते हैं। पर अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं या आर्ट्स के या फिर किसी दूसरी स्ट्रीम के, आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपको सरल भाषा में सब कुछ समझा देगी। नॉर्मल थिंकिंग है कि एयरप्लेन में बड़े बड़े पंख होते हैं और एक पावरफुल इंजन, इसीलिए वो उड़ जाता है। वैसे मैंने बिना इंजन के भी एयरक्राफ्ट उड़ाई है, हैरान मत होइए। बचपन में कागज वाली पर सचमुच का एक एयरक्राफ्ट 4 बेसिक प्रिंसिपल्स के सहारे उड़ता है। वो है लिफ्ट, यानी एक अपवर्ड एक्टिंग फोर्स जो किसी भी हवाई जहाज को ऊपर जाने में मदद करता है। ड्रैग, यानी एक रिटार्डिंग फोर्स जो हवा में उड़ने वाले विमानों को घर्षण रोकने में मदद करता है। वेट, यानी वजन, जो पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से विमान पर पड़ता है। और थ्रस्ट, जो एयरक्राफ्ट के प्रपल्शन सिस्टम से पैदा होता है, जिससे एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। ड्रैग और वेट किसी भी ऑब्जेक्ट में पहले से ही मौजूद रहते हैं और एक एयरक्राफ्ट में भी, पर लिफ्ट और थ्रस्ट को आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है ताकि एयरक्राफ्ट उड़ सके। एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी पर जाने से पहले आपको बता देता हूं टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट के बारे में। सभी नॉन मिलिट्री प्लेन्स को सिविल एयरक्राफ्ट कहते हैं, जिनमें 3 कैटेगरीज होती है: प्राइवेट एयरक्राफ्ट, बिजनेस प्लेन्स और कमर्शियल एयरलाइनर्स। सबसे पहले बात प्राइवेट एयरक्राफ्ट की। प्राइवेट एयरक्राफ्ट नॉर्मली पर्सनल प्लेन्स होते हैं जिन्हें प्लेजर फ्लाइंग के लिए यूज किया जाता है। आमतौर पर ये सिंगल इंजन वाले मोनोप्लेन्स होते हैं जिनमें नॉन रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर लगे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये नॉन रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर क्या है? तो लैंडिंग गियर वो है जिस पर फ्लाइट लैंड करती है। आपने देखा ही है कि कमर्शियल फ्लाइट्स जिसमें आप ट्रैवल करते हैं, उनके लैंडिंग गियर उड़ान भरने के बाद फोल्ड होकर अंदर चले जाते हैं, है ना? पर जो नॉन फोल्डेबल लैंडिंग गियर होते हैं, जो छोटे विमानों में लगे होते हैं, वो एक जगह फिक्स रहते हैं। उन्हीं को नॉन रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर कहते हैं। प्राइवेट एयरक्राफ्ट में भी कुछ वैरायटीज होती हैं, जैसे वॉरबर्ड्स, जो एक्स मिलिट्री प्लेन्स होते हैं जिन्हें बस नॉस्टैल्जिया के लिए उड़ाया जाता है। दूसरा है होम बिल्ड्स, जिन्हें किसी ने अपने हाथों से पार्ट्स इकट्ठा करके बनाया होता है। मुश्किल से ये 4 लोगों को लेकर उड़ान भर सकता है। और एरोबैटिक प्लेन्स, जो इतने फास्ट और काबिल होते हैं कि उन्हें एयर शोज में उड़ाया जाता है।
कुछ केसेस में इनसे एयर रेस चैंपियनशिप भी करवाई जाती है। अब बारी है बिजनेस एयरक्राफ्ट की। इन्हें रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जस्ट लाइक कि आपने एक कार खरीदी और उसे किराए पर चलवा रहे हैं या किसी कैब सर्विस को दे दी। बिजनेस एयरक्राफ्ट भी सिंगल इंजन वाले होते हैं जिन्हें पायलट ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है। बिजनेस प्लेन्स को जनरली सेल्स पीपल, फार्मर्स, डॉक्टर्स, मिशनरीज और बिजनेस क्लास वाले लोग यूज करते हैं। इनका प्राइमरी पर्पस होता है एयरलाइन की बिजी शेड्यूल और एयरपोर्ट ऑपरेशंस में होने वाले वेटिंग को कम करना, ताकि टॉप एग्जीक्यूटिव्स अपना कीमती समय बचा सके। साथ ही बड़ी कंपनीज के प्रेशियस, सोफिस्टिकेटेड और पोटेंशियल कस्टमर्स को स्पेशल फील करवाना और लग्जरी सर्विस देना भी इनका मकसद होता है। ऐसे ही दूसरे एयरक्राफ्ट्स को विदेशों में एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए ट्रैफिक रिपोर्टिंग, फॉरेस्ट फायर फाइटिंग, मेडिकल इवैक्यूएशन, पाइपलाइन सर्वेलियंस, माल ढुलाई और ऐसे ही दूसरे कामों में लिया जाता है। साथ ही नेचुरल डिजास्टर्स की मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म्स, हुरिकेन ट्रैकिंग, एरोडायनामिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंजन टेस्टिंग, हाई एल्टीट्यूड सर्वेलियंस, एडवर्टाइजिंग और पुलिस वर्क में भी बिजनेस एयरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन सब के अलावा भी अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में इलीगल ड्रग स्मगलिंग के लिए ड्रग स्मगलर्स और माफिया के लोग इनका खूब यूज करते हैं। फिर आते हैं कमर्शियल एयरलाइंस, जिनमें हम, आप और बाकी दुनिया ट्रैवल करती है। इनमें भी दो कैटेगरीज हैं, पैसेंजर एयरलाइंस और कार्गो एयरलाइंस। ये साइज, रेंज और टेक्नोलॉजी में अलग अलग होते हैं। एक कमर्शियल एयरलाइन सिंगल इंजन पैसेंजर कैरियर से लेकर डबल डेकर एयरबस A380 तक एक्सपेंडेड है और इनकी स्पीड 200 माइल पर आवर से लेकर सुपरसोनिक स्पीड तक होती है। अब तक का सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट था कॉनकॉर्ड। इस एंग्लो फ्रेंच कॉनकॉर्ड ने 1976 से 2003 तक सर्विस दी थी, जिसकी हाईएस्ट क्रूजिंग स्पीड थी 2160 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि आज के हिसाब से टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड पैसेंजर एयरलाइंस में एयरबस A380 को सबसे फास्टेस्ट और लग्जूरियस माना जाता है। इसकी हाईएस्ट स्पीड है 1185 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स जान लेने के बाद अब आते हैं इसकी बनावट के अहम हिस्सों पर। यहां हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो एक एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। इंसानी शरीर के लिए जैसे हाथ, पैर और दूसरे जरूरी अंग होते हैं, उसी तरह एक एयरक्राफ्ट के लिए भी उसके सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल हिस्से हैं विंग्स, लैंडिंग गियर, प्रपल्शन सिस्टम्स और जेट इंजन्स। अच्छा, आप जब एक पेपर प्लेन बनाते हैं तो सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर देते हैं? उसके विंग्स पर, राइट? तो शुरुआत भी इसी से करते हैं। एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशंस में विंग टाइप्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है ताकि उड़ान सेफ और स्टेबल बने। एयरक्राफ्ट को विंग्स पर बेस करके भी कैटेगराइज किया जाता है, जैसे सिंगल विंग वाला मोनोप्लेन, पुराने जमाने वाले प्लेन्स जिनमें कॉकपिट के दोनों ओर विंग्स होते हैं, वो सिंगल विंग मोनोप्लेन होते हैं। जैसे खड़े होकर क्रिकेट में दिया जाने वाला वाइड का सिग्नल, उसी बॉडी पोस्चर वाला प्लेन। फिर आते हैं बाईप्लेन्स पर, जिनमें दो विंग्स होते हैं, एक के ऊपर दूसरा, और वो लोहे के बार से आपस में जुड़े होते हैं। इसी तरह आते हैं ट्राइप्लेन, जिनमें एक के ऊपर एक 3 विंग्स होते हैं, जो अब रेयरली दिखते हैं। इसके बाद जो कैटेगरी है उसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है, वो है क्वाड प्लेन्स। आपने अभी थोड़ी देर पहले वाइड सिग्नल दिया था ना, अब अपने दोनों हाथों में ड्रोन वाले पंख लगवा लीजिए तो बन जाएगा क्वाड प्लेन्स का स्ट्रक्चर। अगली कैटेगरी है टैंडेम विंग क्राफ्ट, जिसमें कॉकपिट के पास वाइड सिग्नल वाले विंग्स होते हैं और सेम विंग्स पीछे की तरफ भी होते हैं। कई बार पीछे विंग स्पैन ज्यादा होता है। एक और स्ट्रक्चर है डेल्टा विंग्स, जो त्रिभुजाकार का होता है। नॉर्मली ऐसे विंग्स फाइटर जेट्स के लिए बनाया जाता है। ट्रायंगल शेप के किसी भी एयरफोर्स जेट को इमेजिन कर लीजिए, वही है डेल्टा विंग्स। सुपरसोनिक स्पीड पाने के लिए डेल्टा विंग्स स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट होते हैं।
अब एयरक्राफ्ट्स के विंग बनाने के लिए जिन मेटल्स का यूज किया जाता है वो है स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और इनके एलॉयज। स्टील एलॉयज के मुकाबले एल्यूमिनियम वाले एलॉयज लोअर डेंसिटी के होते हैं, जिनमें जल्दी जंग नहीं लगते, इसीलिए एयरक्राफ्ट्स की लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। एयरक्राफ्ट विंग कंस्ट्रक्शन पर चलिए जरा हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। एयरक्राफ्ट विंग्स वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं, इसीलिए इनका इतना मजबूत होना जरूरी है ताकि ये हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस को टॉलरेट कर सके और एरोडायनेमिकली बहुत एफिशिएंट भी रहे। इंजन से जब थ्रस्ट मिलता है तब विंग्स के अराउंड जो एयर फ्लो बनता है उसी से इतना लिफ्ट बनता है कि एयरक्राफ्ट ऊपर जाता है और अपनी हाइट मेंटेन रखता है। ट्रेडिशनली एयरक्राफ्ट विंग्स को एयर स्पेस ग्रेड के एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, पर रिसेंटली ट्रेंड बदल रहा है और कॉम्पोसाइट मटेरियल्स जैसे कार्बन फाइबर भी यूज हो रहे हैं। इन दोनों मटेरियल्स में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है जो एयरक्राफ्ट विंग्स को मजबूती देते हैं, जिससे विंग्स अपनी फ्लाइट के दौरान कोई भी कंडीशंस झेल पाते हैं। कॉम्पोसाइट मटेरियल्स बहुत लाइटर होते हैं, इसीलिए मॉडर्न एयरक्राफ्ट जैसे 787 जिसमें कर्व्ड विंग्स होते हैं और A350 में एल्यूमिनियम के बदले कॉम्पोसाइट्स ही लगाए जाते हैं। एक एयरक्राफ्ट विंग के फ्रेम में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, रियर स्पेयर, मेन स्पेयर और रिब्स। स्पेयर्स विंग की लंबाई वाला हिस्सा होता है और रिब्स को विंग्स की चौड़ाई में फिट किया जाता है। इसके बाद फ्लैप और स्लैट्स को फिट किया जाता है और व्हाइट पैनल से ढक दिया जाता है। एयरक्राफ्ट की वेट और साइज को देखते हुए विंग्स की लेंथ को एडजस्ट किया जाता है ताकि हाई लिफ्ट और ड्रैग रेशियो मेंटेन रहे। लेकिन लंबे विंग्स का मतलब है ज्यादा वेट और ज्यादा फ्यूल कंजप्शन। एयरक्राफ्ट की वेट और साइज के अकॉर्डिंग विंग बैलेंसिंग का काम इतना आसान नहीं होता, लेकिन इसका सोल्यूशन भी ढूंढ लिया गया है। आने वाले दिनों में 777X वाले नए विंग डिजाइन देखने को मिलेंगे जो ज्यादा पैसेंजर्स और कार्गो कैरी करेंगे, पर विंग्स का डिजाइन लाइट होगा और वेट भी कम रहेगा। एयरक्राफ्ट के मेटल फिन्स के अलावा भी विंग्स में कंप्यूटर सिस्टम्स और सेंसर्स लगे होते हैं। विंग मैन्युफैक्चरर्स को जब भी कोई विंग बनाना होता है तो फ्लैप्स एंड स्लैट्स में कुछ न कुछ चेंजेस होते ही हैं। फ्लैप्स विंग्स में पीछे की ओर लगे मूवेबल पार्ट्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट की ड्रैग को इंक्रीज और डिक्रीज करने में मदद करते हैं। अगर आपको विंडो सीट मिली है तो हवाई यात्रा में आपने नोटिस किया होगा कि कुछ एयरक्राफ्ट के जो विंग्स होते हैं वो अपने एंड की ओर थोड़े मुड़े हुए होते हैं। ऐसे कर्व्ड विंग टिप्स अभी काफी पॉपुलर हो रहे हैं। इनसे ड्रैग रिड्यूस होता है और फ्यूल बर्न 4 to 5% कम होता है। जैसे 737 मैक्स और A320 नियो में कर्व विंग्स दिखेंगे आपको। एयरक्राफ्ट की विंग डिजाइन करना तो पहला स्टेप है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एयरबस और बोइंग यही दो कंपनियां हैं जो वर्ल्ड लीडर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं। इनकी अपनी अलग और डेडिकेटेड विंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। A220 और चाइना की A320s को छोड़ दें तो दुनिया के सभी एयरक्राफ्ट्स की विंग्स यही दो कंपनीज बनाती है। एयरबस की फैक्ट्री वेल्स यूनाइटेड किंगडम में है और बोइंग की वॉशिंगटन में। अगर विंग्स असेंबली की बात करें तो स्पेयर्स और रिब्स का मेटेलिक फ्रेम बनाने के बाद फ्लाइट सिस्टम्स, एरोडायनामिक कंपोनेंट्स, फ्यूल टैंक्स, इंजन होल्डर्स और फाइनली विंग टिप्स लगाए जाते हैं। ये सब कुछ एक असेंबली लाइन पर होता है जिसके लिए पहले से टेस्टेड पार्ट्स को शिपिंग के जरिए असेंबली प्लांट्स तक लाया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने बड़े विंग जो 70 मीटर तक लंबे होते हैं उन्हें असेंबली लाइन तक कैसे लाया जाता है, तो इसका जवाब है फ्लाइट से। अभी कुछ दिनों पहले मुंबई एयरपोर्ट पर एयरबस बेलुगा, जो एक बेलुगा व्हेल की तरह दिखता है, वो उतरा था। कई सारे न्यूज चैनल्स ने इसे कवर भी किया और इंस्टाग्राम रील्स भी बने। तो एयरबस बेलुगा एक हैवी कार्गो एयरक्राफ्ट है जो दूसरे एयरक्राफ्ट के विंग्स को कैरी करता है और बोइंग का हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है ड्रीम लिफ्टर। अगर एयरबस की फैक्ट्री की बात करें तो वो 9 लाख स्क्वायर फीट बड़ी है
और बोइंग की फैक्ट्री 10 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा बड़ी। आने वाले दिनों में एयरबस अपनी टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस्ड करेगी, जिसे कंपनी ने विंग ऑफ टुमारो नाम दिया है, जो असेंबली फेज में लगने वाले एफर्ट्स को लगभग 50% तक कम कर देगी। एक एयरक्राफ्ट का अस्तित्व बिना विंग्स के कुछ भी नहीं है, लेकिन फ्लाइट को उड़ने के लिए जो मिनिमम स्पीड चाहिए वो उसे मिलती है लैंडिंग गियर से। एयरक्राफ्ट के पहियों का जो मैकेनिज्म होता है उसे लैंडिंग गियर कहते हैं। एक लैंडिंग गियर को मिनिमम वेट, मिनिमम वॉल्यूम, हाई परफॉर्मेंस, इंप्रूव्ड लाइफ और लंबी लाइफ साइकिल के लिए डिजाइन किया जाता है। लैंडिंग गियर का पर्पस होता है एयरक्राफ्ट के मोमेंट, टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान उसके सस्पेंशन सिस्टम को सपोर्ट करना। इसे कुछ इस तरह डिजाइन किया गया रहता है कि ये लैंडिंग इंपैक्ट से निकलने वाली काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्लाइट को लगने वाले झटके को मिनिमाइज कर देता है। एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद इसीलिए अंदर चले जाते हैं ताकि एयरक्राफ्ट के एरोडायनेमिक पर कोई ड्रैग ना आए और उड़ान के वक्त उसकी स्पीड में कोई रुकावट पैदा ना हो। एक लैंडिंग गियर सिस्टम में मेन फिटिंग, शॉक एब्जॉर्बर, बोगी बीम या ट्रायलिंग आर्म, एक्सल, टॉक लिंक्स, ड्रैग और साइड ब्रेसेस, रिट्रैक्शन एक्चुएटर, डाउन लॉक मैकेनिज्म, अप लॉक, व्हील और टायर होते हैं। इसके अलावा ब्रेक यूनिट, एंटी-स्किड सिस्टम, रिट्रैक्शन सिस्टम कंपोनेंट्स भी होते हैं। लैंडिंग गियर भी दो तरह के होते हैं, मेन लैंडिंग गियर या MLG और नोज लैंडिंग गियर या NLG। जिन्हें बनाने के लिए जिन इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है वो है स्ट्रक्चर्स, डायनेमिक्स, काइनेमैटिक्स, फ्लूइड मैकेनिज्म और रनवे फ्लोटेशन इंजीनियर्स। एक लैंडिंग गियर को इंप्लीमेंट करने से पहले उसे कई तरह के टेस्ट से गुजारा जाता है ताकि हम और आप जब ट्रैवल करें तो हमारी सुरक्षा में कोई चूक ना रह जाए। इसी तरह पहला टेस्ट है स्ट्रेस एंड फटीग एनालिसिस टेस्ट। बहुत सारे स्ट्रक्चरल मॉडलिंग एंड एनालिसिस और कन्वेंशनल हैंड कैलकुलेशन मेथड्स को यूज करके लैंडिंग गियर की स्ट्रेस एनालिसिस की जाती है। एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर कम से कम अपने लाइफ साइकिल में 60,000 सेफ लैंडिंग्स देता है, जबकि मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स लगभग 10,000 लैंडिंग्स देते हैं। इसके बाद लैंडिंग गियर को परखने के लिए रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी एनालिसिस की जाती है, जिसे फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एंड क्रिटिकलिटी एनालिसिस कहते हैं। क्वालिटी, रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी एनालिसिस इसीलिए की जाती है ताकि ऑपरेशनल कॉस्ट को कम किया जा सके और एयरक्राफ्ट अपनी सर्विस देने के लिए अवेलेबल हो जाए। लैंडिंग गियर की मैन्युफैक्चरिंग में क्लोज्ड डाई फॉगिंग्स की जाती है। अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील्स, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम एलॉयज को यूज किया जाता है। लैंडिंग गियर बनाने के लिए एक्चुएटर सिलेंडर, पिस्टन, शॉक एब्जॉर्बर पार्ट्स और एक्सल चाहिए होते हैं। इसमें लगने वाले मशीन्स की प्लेटिंग और पेंटिंग के बाद हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। ये सारे काम करते हुए क्वालिटी एश्योरेंस का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद क्वालिफिकेशन टेस्टिंग की जाती है, जिसमें लैंडिंग गियर्स का फंक्शनल स्ट्रक्चरल टेस्ट्स, स्ट्रेंथ टेस्ट, स्टिफनेस एंड फटीग लाइफ टेस्ट्स और एनवायरमेंटल टेस्ट शामिल है। एनवायरमेंटल टेस्ट में वाइब्रेशन, एक्सीलरेशन, टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, सॉल्ट स्प्रे, सैंड और डस्ट वगैरह डालकर लैंडिंग गियर की काबिलियत परखी जाती है। सबसे आखिरी में इंस्टॉलेशन के बाद लैंडिंग गियर की अग्नि परीक्षा होती है, जब एयरक्राफ्ट के साथ जोड़कर टैक्सी टेस्ट, ब्रेकिंग और स्टीयरिंग टेस्ट लिया जाता है। इस वक्त फाइन ट्यूनिंग की जाती है और ओवरऑल डिजाइन पैरामीटर्स को चेक किया जाता है। इसी दौरान लैंडिंग गियर की एक्चुअल कैपेबिलिटी पता चल सकती है। इसके बाद फ्लाइट जब ऑपरेशनल हो जाता है, तब टेक ऑफ और लैंडिंग में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उनका डेटा गैदर किया जाता है और लैंडिंग गियर टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इंप्रूव की जाती है। तो देखा आपने, इतने सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरने के बाद के लैंडिंग गियर या यूं कहे एयरक्राफ्ट का पैर
पूरे एयरक्राफ्ट का वजन उठा पाता है, चलता है, दौड़ता है और सभी मोमेंट्स परफॉर्म करता है। लेकिन लैंडिंग गियर का चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ। अगर लैंडिंग गियर टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ये लगातार इवॉल्व होती जा रही है ताकि सभी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल चैलेंजेस को टैकल किया जा सके। लैंडिंग गियर के कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम में हाइड्रो मैकेनिकल सिस्टम्स को अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम से रिप्लेस किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम का मेन एडवांटेज है एक्यूरेसी, और ये डिजाइन पैरामीटर्स में होने वाले चेंजेस जैसे स्टीयरिंग रेट और स्टीयरिंग रेशियो के साथ आसानी से तालमेल बिठा लेता है। लैंडिंग गियर के एक्चुएशन सिस्टम्स में कन्वेंशनल हाइड्रोलिक सिस्टम्स को भी ऑल इलेक्ट्रिक सिस्टम से रिप्लेस किया जा रहा है। इससे एयरक्राफ्ट के वेट में भी फर्क पड़ता है। साथ ही इलेक्ट्रिक सिस्टम लीकेज और फायर हैजार्ड प्रॉब्लम्स को भी कम करते हैं। ब्रेक सिस्टम को देखें तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड एंटी स्किड ब्रेक मैनेजमेंट सिस्टम से पुराने मैकेनिकल सिस्टम को रिप्लेस किया जा रहा है, जो ज्यादा एफिशिएंट और ट्रबल फ्री होते हैं। लैंडिंग गियर में नॉर्मली रेडियल टायर लगे होते हैं, जिनका इस्तेमाल लगभग 25 सालों से हो रहा है। ये लाइट वेट के होते हैं और बियास प्लाई टायर्स के मुकाबले ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। जहां तक अपलॉक्स की बात है तो हाइड्रो मैकेनिकल लॉकिंग सिस्टम्स और प्रॉक्सिमिटी स्विचेस के जरिए मैकेनिकल लॉक्स और माइक्रो स्विचेस को बदला जा रहा है। हाइड्रो मैकेनिकल लॉकिंग सिस्टम्स ज्यादा रिलायबल होते हैं। अब एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो जंगरोधी होते हैं। इनका रस्ट प्रूफ होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बदलते एनवायरमेंटल कंडीशन में अगर इनमें जंग लग गई और टाइम पे लैंडिंग गियर काम नहीं किया तो टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों ही वक्त लोगों की जान पर बन सकती है। इसीलिए इलेक्ट्रोलिटिक कैडमियम प्लेटिंग, हार्ड क्रोमियम प्लेटिंग, HVOF, इपॉक्सी प्राइमर और पॉलीयूरेथीन की टॉप कोटिंग लगाई जाती है। लैंडिंग गियर टेक्नोलॉजी में आजकल नॉलेज बेस्ड इंजीनियरिंग टूल्स और इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस टूल्स भी आ गए हैं, जिनसे ऑटोमेट प्रोसेस बढ़ रहे हैं और डेवलपमेंट साइकिल टाइम कम करने में और ह्यूमन एरर्स रिड्यूस करने में मदद मिलती है। जैसे टूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ टायर्स, व्हील एंड ब्रेक साइजिंग टूल्स, ग्राउंड लोड एस्टिमेशन टूल्स, शॉक एब्जॉर्बर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टूल्स वगैरह है। अब एयरक्राफ्ट के उस हिस्से की बात करते हैं जो एयरक्राफ्ट को उसकी रियल ताकत देता है। जी, जेट इंजन। आप लोगों ने YouTube पर कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें करीब से गुजरते एयरक्राफ्ट उसके आसपास की चीजों को हवा में उड़ा देता है। दरअसल ये जेट इंजन की ताकत होती है। जेट इंजन से इतना फोर्स जनरेट होता है कि अगर कोई भारी SUV कार भी रख दी जाए तो वो उसे पलट देता है। फॉर्मूला 1 की तरह ही जेट इंजन लगे मॉडिफाइड कार रेस भी आपने टीवी पर देखे होंगे, जो एक शॉर्ट डिस्टेंस रेंज के लिए जब रेस करते हैं तो इंजन से निकलने वाला थ्रस्ट कई बार कार को ही हवा में उड़ा देता है और कार को रोकने के लिए पीछे लगे पैराशूट खोलने पड़ते हैं। एयरक्राफ्ट में लगे सभी जेट इंजन्स लगभग सेम प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इंजन में लगे फैंस हवा को बहुत तेजी से अपने अंदर खींचते हैं और कंप्रेशर गुजरती हवा में प्रेशर बनाता है। इसके बाद कंप्रेस्ड एयर में फ्यूल स्प्रे होता है और इलेक्ट्रिक स्पार्क से वो जल उठते हैं। इस बर्निंग गैसेस और ब्लास्ट को इंजन एक नोजल से बाहर निकालता है। इसी को थ्रस्ट कहते हैं, जो एयरक्राफ्ट को आगे जाने में मदद करता है। एक जेट इंजन का पहला कंपोनेंट होता है उसका टर्बो फैन, जिसके ज्यादातर ब्लेड्स टाइटेनियम से बने होते हैं। ये ब्लेड्स हवा को दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहला हिस्सा सीधे कोर यानी सेंटर ऑफ द इंजन में जाता है। दूसरा हिस्सा यानी बाईपासेस एक डक्ट के जरिए कोर के पीछे जाता है और प्रोपेलिंग फोर्स पैदा करता है और प्लेन को आगे धकेलता है। ये ठंडी हवा इंजन से निकलने वाले नॉइज को कम करती है और थ्रस्ट को सपोर्ट करती है। इंजन के कोर की बात करें तो कंप्रेसर इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कई ब्लेड्स एक शाफ्ट से जुड़े होते हैं जो कंबस्शन चैम्बर से गुजरते हुए एयर प्रेशर बढ़ाते हैं। जेट इंजन का अगला कंपोनेंट है
कंबस्टर, जो हवा और फ्यूल के मिक्सचर को जलाने का काम करता है। कंबस्टर में फ्यूल स्प्रे करने के लिए लगभग 20 नोजल्स होते हैं। आग लगने के बाद हाई टेम्परेचर और हाई एनर्जी एयरफ्लो जनरेट होता है। कंबस्टर का इनर पार्ट सेरेमिक मटेरियल से बना होता है, क्योंकि अंदर का तापमान 2700 डिग्री तक पहुंच जाता है, इसीलिए चैम्बर का हीट रेजिस्टेंस होना जरूरी है। कंबस्टर से निकलने वाला एयर फ्लो आगे टरबाइन में जाता है और जेट इंजन के ब्लेड्स घूमना शुरू कर देते हैं। इस रोटेशन में भी कुछ हाई एनर्जी फ्लो यूज हो जाते हैं और टरबाइन्स हजारों आरपीएम पर घूमने लगता है। ये रोटेशन भी बॉल बियरिंग प्रिंसिपल पर काम करता है। इसके बाद जेट इंजन का अगला पार्ट है नोजल, जो एग्जॉस्ट डक्ट का काम करता है। कंबस्टर की गर्म हवा और इंजन के पीछे जाने वाली ठंडी हवा मिलकर एग्जॉस्ट पैदा करती है। यही थ्रस्ट नोजल से बाहर निकलता है और इंजन एयरक्राफ्ट को आगे ले जाता है। जब जेट इंजन अपने फुल पावर पर होता है, तब जेट कंप्रेशर के ब्लेड्स 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमते हैं और हर सेकंड 1200 किलोग्राम हवा कंज्यूम करते हैं। जब बात आती है मॉडर्न डे के पावरफुल और एफिशिएंट इंजन्स की, जो कम फ्यूल कंजप्शन के साथ लंबी उड़ान के लिए बने होते हैं, तो ऐसे कुछ लीडिंग जेट्स इंजन्स हैं। जनरल इलेक्ट्रिक का GE9X, जिसे जेट इंजन मार्केट का करंट लीडर माना जाता है, जिसकी कीमत है लगभग $42 मिलियन। इसे बोइंग 777X के लिए डिजाइन किया गया है। GE9X 1,34,300 पाउंड फोर्स का थ्रस्ट जनरेट करता है। इसे बनाने के लिए कॉम्पोसाइट कार्बन फाइबर मटेरियल्स यूज होते हैं, जो 10% तक ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं और इसकी साइज भी बहुत बड़ी नहीं होती है। इसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक की ही GE90 सीरीज काफी पॉपुलर है। इसे पहली बार 1995 में ब्रिटिश एयरवेज के एयरक्राफ्ट 777-200 में यूज किया गया था। इस सीरीज की थर्ड जनरेशन अब तक की सबसे पावरफुल इंजन है। ये है GE90-115B और GE90-110B, जिन्हें एयरक्राफ्ट 777-300ER, 777-200LR और 777F में इंस्टॉल किया जाता है। GE90 सीरीज जेट इंजन्स की कीमत है लगभग $2 बिलियन। जनरल इलेक्ट्रिक के बाद प्राट एंड व्हाइटने के बनाए गए इंजन्स मोस्ट पावरफुल इंजन्स की लिस्ट में वर्ल्ड फेमस है। PW4000 सीरीज के जेट इंजन्स को एयरबस अपने A330 में और बोइंग अपने 767, 747 और 777 में यूज करती है। PW4000 सीरीज की कीमत है लगभग €2.4 मिलियन। इसके बाद उस कंपनी के जेट इंजन्स आते हैं जिनकी लग्जरी गाड़ियां करोड़ों की होती है और एक अमिताभ बच्चन के पास भी है। जी हाँ, सही पहचाना आपने, रोल्स रॉयस, जिनकी टेरेंट XWB को एक्सक्लूसिवली एयरबस A350 मॉडल वाले एयरक्राफ्ट्स को पावर देने के लिए बनाया जाता है। इसके दो वेरिएंट्स हैं, XWB-84 को एयरबस A350-900 में और XWB-97 को एयरबस A350-1000 में इंस्टॉल किया जाता है। रोल्स रॉयस की ट्रेंट XWB 2015 से सर्विस में है और कतर एयरवेज इन्हें यूज करती है, जिसकी कीमत है लगभग €20 मिलियन। अब आते हैं फ्लाइट कंट्रोल पर, जिसे कहते हैं कॉकपिट, जहां से पायलट पूरे एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करता है। कॉकपिट के अंदर फ्लाइट कंट्रोल करने वाले इंस्ट्रूमेंट पैनल्स होते हैं, जिन्हें जरूरत के हिसाब से 1 या 2 पायलट्स कंट्रोल करते हैं। कॉकपिट में कम से कम 2 पायलट्स होते हैं और कॉकपिट को एक सेपरेट डोर से कैबिन को अलग करके रखा जाता है, क्योंकि 9/11 टेररिस्ट अटैक के बाद सभी मेजर एयरलाइंस ने किसी भी इलीगल एक्सेस और हाईजैकर्स को रोकने के लिए कॉकपिट को सिक्योर करने का डिसीजन लिया। मेरे जहन में जब भी कॉकपिट का ख्याल आता है तो मैं सोचता हूँ, वाओ, क्या नजारा होता होगा, क्या एक्साइटमेंट होती होगी। कभी आपको मौका मिला है क्या कॉकपिट के अंदर जाने का? कभी मिले तो शेयर कीजिएगा। वैसे कॉकपिट के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो कंपोनेंट्स दिखते हैं, उनमें MFT, PFT, ND, EICAS, FMS या CDU और बैकअप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आइए समझते हैं इन सिस्टम्स को। सबसे पहले आता है मॉडल कंट्रोल पैनल, जो लॉन्ग नैरो पैनल होता है, जो पायलट के सामने बीचों बीच रहता है।
इसे स्पीड, एल्टीट्यूड, वर्टिकल स्पीड, वर्टिकल नेविगेशन और लैटरल नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है। इसी से ऑटो पायलट और ऑटो थ्रॉटल कंट्रोल किया जाता है। इसे ग्लेशिल्ड पैनल भी कहते हैं। बोइंग वाले पैनल को नॉर्मली मोड कंट्रोल पैनल कहते हैं और उसी सेम यूनिट को एयरबस वाले एयरक्राफ्ट मॉडल को FCU या फ्लाइट कंट्रोल यूनिट कहते हैं। इसके बाद आता है PFD या प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले, जो कॉकपिट के सेंटर में या साइड में रहता है। ज्यादातर केसेस में ये एक डिजिटलाइज्ड प्रेजेंटेशन होता है जिसमें एटीट्यूड इंडिकेटर, एयर स्पीड, एल्टीट्यूड इंडिकेटर्स और वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर्स होते हैं। PFD के साथ साथ ही होता है ND या नेविगेशन डिस्प्ले, जिसमें पायलट को फ्लाइट रूट, वे पॉइंट, विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन दिखता है। पायलट को N1, N2 और N3 फ्यूल टेम्परेचर, फ्यूल फ्लो, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, कॉकपिट और कैबिन टेम्परेचर एंड प्रेशर और कंट्रोल सरफेस जैसी चीजें मॉनिटर करने के लिए EICAS या द इंजन इंडिकेशन एंड क्रू अलर्टिंग सिस्टम दिया गया रहता है। बोइंग अपने सिस्टम को EICAS कहता है और एयरबस इस कंट्रोल को इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज्ड एयरक्राफ्ट मॉनिटर कहता है। N1 इंडिकेटर एक कॉकपिट गेज होता है जो टरबाइन और फैन का लो प्रेशर शो करता है। इसी तरह N2 इंडिकेटर कम प्रेशर और टरबाइन के लो प्रेशर को दिखाता है और N3 इंडिकेटर कम प्रेशर और टरबाइन के हाई प्रेशर को इंडिकेट करता है। इसके बाद FMS या फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम और MCDU या मैनेजमेंट सिस्टम डिस्प्ले यूनिट में पायलट को फ्लाइट प्लेन, स्पीड कंट्रोल, नेविगेशन कंट्रोल की जानकारी मिलती है। अब क्योंकि ये तो है सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, तो इनके खराब होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर ऐसा होता है तो इमरजेंसी के लिए एक बैटरी पावर्ड इंटीग्रेटेड स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट सिस्टम भी कॉकपिट में मौजूद रहता है, जिसे बैकअप इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। इसमें मैग्नेटिक कंपास, एसेंशियल फ्लाइट इंफॉर्मेशन, स्पीड, एल्टीट्यूड, एटीट्यूड और एक हेडिंग डिस्प्ले भी रहता है। मान लीजिए आपको कॉकपिट में जाने का मौका मिला और आप पायलट की सीट पर बैठे हैं, तो आपके सर के ऊपर जो पैनल होता है उसे ओवरहेड पैनल कहते हैं, जिसके दो हिस्से होते हैं। पीछे वाले पैनल को आफ्टर ओवरहेड पैनल कहते हैं। आफ्टर ओवरहेड पैनल में LE डिवाइस नाम से एक छोटा सा पैनल होता है जो लीडिंग एज को इंडिकेट करता है। इसके साथ IRS डिस्प्ले रहता है जो फ्लाइट की करंट लोकेशन, ट्रैक और ग्राउंड स्पीड बताता है। इसमें न्यूमेरिकल बटन्स भी होते हैं जिससे पायलट मैन्युअली भी अपनी करंट लोकेशन डाल सकता है। इसके जस्ट नीचे होता है IRS मोड सिलेक्टर, जिससे फ्लाइट की इनिशियल पोजीशन डिटेक्ट की जाती है। इसके पास ही डोम लाइट स्विच होती है जिससे कॉकपिट में उजाला हो जाता है। ये अपने कैमरे में लाइट ऑन करने जैसा होता है। इसके बाद एक ऑडियो कंट्रोल पैनल भी होता है जो पायलट को कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ और पैसेंजर अनाउंसमेंट के लिए बात करने की फैसिलिटी देता है। इसके नीचे ऑक्सीजन कंट्रोल रहता है जिससे क्रू और पैसेंजर्स को ऑक्सीजन मास्क यूज करने की फैसिलिटी दी जाती है। आफ्टर ओवरहेड पैनल में ही फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है जो इंजन स्टार्ट होते ही एक्टिव हो जाता है। तो आप लोग रियलाइज कर ही रहे होंगे कि एक पायलट की जॉब कितनी क्रिटिकल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फॉरवर्ड ओवरहेड पैनल के साथ। इसका पहला पैनल फ्लाइट कंट्रोल के लिए होता है जो एलिवेटर, स्पॉइलर, फ्लैप्स और रेडार के हाइड्रोलिक्स होते हैं। इसके नीचे होता है डेटा सोर्स सिलेक्टर पैनल। इसमें वेरी हाई फ्रीक्वेंसी नेविगेशन कंट्रोल, IRS नेविगेशन कंट्रोल और फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर होते हैं। ये बैकअप सिस्टम पर स्विच करने का कंट्रोल देते हैं। इसके जस्ट नीचे होता है फ्यूल कंट्रोल पैनल जिसमें फ्यूल पंप के स्विचेस होते हैं जो फ्यूल टैंक से फ्यूल को इंजन में सप्लाई करते हैं। इसके बाद AC और DC पैनल से फ्लाइट को मिल रही इलेक्ट्रिसिटी की जानकारी मिलती रहती है। अगला पैनल है ग्राउंड पावर एंड स्विचिंग पैनल। एयरक्राफ्ट को स्टार्ट करने से पहले ग्राउंड से मिलने वाले पावर को इसी पैनल से इनेबल किया जाता है। इस पैनल के जस्ट नीचे वाइपर पैनल होता है जो कार के वाइपर की तरह ही काम करते हैं
फॉरवर्ड ओवरहेड पैनल में ही इमरजेंसी एग्जिट लाइट्स के बटन होते हैं। आपको अच्छे से याद होगा कि फ्लाइट उड़ने से पहले जब एयर होस्टेस या कैबिन क्रू सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो बताते हैं ना कि इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी एग्जिट किधर है। वो फ्लोर पर एक लाइट के जरिए आपको पता चल जाएगा। तो जब पायलट इमरजेंसी एग्जिट लाइट्स ऑन करता है तभी वो इंडिकेटर पैसेंजर्स को दिखाई देते हैं। वाइपर से कॉकपिट के विंडशील्ड पर आ रहे पानी को तो क्लियर कर दिया जाएगा, पर अगर बर्फ जम जाए तो वाइपर उसे क्लीन न कर पाए तो इसके लिए एक विंडो हीट पैनल भी होता है जो बर्फ को पिघला देता है। इसके जस्ट नीचे विंग एंटी आइस और इंजन एंटी आइस स्विचेस होते हैं जो विंग के लीडिंग एजेस और इंजन के फ्रंट एजेस पर बर्फ जमने से रोकते हैं। फॉरवर्ड ओवरहेड पैनल के ही एकदम राइट साइड में एयर सर्कुलेशन पैनल होते हैं जिनसे फ्रेश एयर फ्लो बना रहता है और पायलट्स को ब्रीदिंग में आसानी होती है। तो इस तरह से बहुत से पैनल्स का एक पूरा कुनबा होता है जो एक फ्लाइट को फुली ऑपरेशनल होने में मदद करते हैं। अब कॉकपिट के अंदर पायलट के ठीक सामने डैशबोर्ड पर ग्लेयर शील्ड पैनल होती है। इस पर ऑटो पायलट, ऑटो थ्रोटल और फ्लाइट डायरेक्टर के साथ साथ कुछ डिस्प्लेस भी होते हैं जो फ्लाइट का एल्टीट्यूड, स्पीड और डायरेक्शन दिखाते हैं जिसे पायलट ने खुद डाला होता है। ग्लेयर शील्ड पैनल के नीचे होता है ई-कैम यानी इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज्ड एयरक्राफ्ट मॉनिटर। इस पर लगभग 6 स्क्रीन्स होती है जो फ्लाइट से रिलेटेड अलग अलग डेटा शो करती है। पहली स्क्रीन पर पायलट को एयरक्राफ्ट का एटीट्यूड, एल्टीट्यूड, स्पीड और ऑटो पायलट दिखता है। इसके बाद वाली स्क्रीन होती है नेविगेशन डिस्प्ले जिस पर पायलट को फ्लाइट की रूट दिखती रहती है। ठीक वैसे ही जैसा हम मोबाइल में गूगल मैप देखते हैं, इसी स्क्रीन पर पायलट वेदर, विंड स्पीड और दूसरे एयरपोर्ट्स की लोकेशन भी देख पाता है। अगला डिस्प्ले है इंजन एंड वार्निंग डिस्प्ले। इसके 2 हिस्से हैं। ऊपर वाले में इंजन का थ्रस्ट, आरपीएम और फ्यूल स्टेटस दिखता है। नीचे वाली डिस्प्ले में लुब्रिकेशन ऑयल का प्रेशर, टेम्परेचर, ऑयल की क्वांटिटी और इंजन में कितना फ्यूल जा रहा है ये सब शो होता है। 5वीं और 6ठी डिस्प्ले भी फर्स्ट एंड सेकेंड डिस्प्ले का रेप्लिका है। मतलब पहली और दूसरी स्क्रीन बाईं ओर बैठे पायलट के लिए और 5वीं 6ठी स्क्रीन दाईं ओर बैठे पायलट के लिए है। इन्हीं 6 स्क्रीन्स के बीच एक लीवर होती है जिससे लैंडिंग गियर को ओपन एंड क्लोज किया जाता है। इन 6 स्क्रीन के नीचे 2 फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर्स भी होते हैं जिसमें फ्लाइट प्लेन्स का सभी डेटा डाला जाता है जिससे पायलट को पता चलता है कि फ्लाइट कहां से टेक ऑफ करेगी और कहां लैंड करेगी, किस स्पीड पर रहेगी, कितनी हाइट मेंटेन करेगी वगैरह है। पायलट के सामने ही थ्रस्ट लीवर्स होते हैं जिनसे इंजन का थ्रस्ट इंक्रीज और डिक्रीज होता है। सबसे लास्ट में आते हैं योक हैंडल जो वाई शेप में होते हैं जिनसे पायलट फ्लाइट को उड़ाता है। योको हैंडल कार के स्टीयरिंग जैसा ही होता है। तो ये था बोइंग के कॉकपिट का ओवरव्यू। कॉकपिट की बात तो हो गई, लेकिन यहां हम फ्लाइट के विंडशील्ड को अनदेखा नहीं कर सकते क्योंकि पायलट को क्लियर विजन मिले और एनवायरमेंटल इंपैक्ट ना पड़े। उसके लिए फ्लाइट डेक विंडशील्ड्स को ग्लास फेस्ड एक्रिलिक से बनाया जाता है। इस विंडशील्ड का आउटर लेयर वाला ग्लास स्ट्रेच्ड एक्रिलिक से जुड़ा रहता है। इन दोनों लेयर्स के बीच यूरेथीन की एक लेयर होती है। ये दोनों ही एंटी आइस और एंटी फॉग फीचर वाले होते हैं। इसके अलावा आपने कभी नोटिस किया है क्या कि कॉकपिट के जो विंडशील्ड्स होते हैं वो बाहर से देखने पर थोड़े ऑयली दिखाई देते हैं। अगली बार जब एयरपोर्ट पर हो या विंडो सीट मिले तो इस बात को जरूर नोटिस कीजिएगा। तो ये ऑयली लुक एक्चुअली इंडियम टिन ऑक्साइड की कोटिंग होती है जो एक कंडक्टिव मटेरियल होता है। इसे विंडशील्ड के लेयर्स के बीच में लगाया रहता है जिससे हीट ट्रांसमिट्स होती है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि फ्रोस्टी वेदर में विंडशील्ड पर बर्फ ना जमे और पायलट को बाहर सब कुछ साफ साफ दिखे। ब्रिलियंट। इतनी सारी टेक्निकल चीजें जान लेने के बाद अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, क्योंकि मुझे भी पता है अभी अभी कॉकपिट के अंदर जो भी चीजें आपने देखी है वो आपके लिए एकदम नई थी और कुछ तो फॉर श्योर आपके सर के ऊपर से भी गई होंगी। एनीवेज, कुछ मजेदार एंड इंफॉर्मेटिव चीजों के साथ आगे बढ़ते हैं, आप एंजॉय करेंगे।
क्या आप जानते हैं एक सिंगल एयरक्राफ्ट में लगभग 2.5 मिलियन कंपोनेंट्स होते हैं? जी, लगभग 25 लाख छोटे बड़े पुर्जे जो असेंबल होकर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं, आसमान की सैर करवाते हैं और दुनिया घुमाते हैं। है ना ये अमेजिंग? आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि अगर हाथी के कान में चींटी घुस जाए तो हाथी भी बौखला उठता है। कुछ यही हाल एयरप्लेन का भी है। अगर एयरप्लेन को हाथी समझे तो आसमान में उड़ती चिड़िया भी जब गलती से एयरक्राफ्ट के इंजन में घुस जाती है तो इंजन में आग लग सकती है और एयरक्राफ्ट क्रैश कर सकता है। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। पिछले कुछ सालों में हर 10,000 एयरक्राफ्ट मोमेंट्स में चिड़ियों के टकराने का एवरेज 2.83 से लेकर 8.19% रहा है। इसीलिए इंजन ऐसे क्रैश को हैंडल कर पाएगा या नहीं, एयरबस ये टेस्ट करने के लिए अपने इंजन टेस्टिंग प्रोसेस के दौरान मरे हुए डक्स को इंजन में फेंक कर देखता है। क्या आपको ये बात पता थी? खैर, आगे बढ़ते हैं। अगर एयरबस की बात करें तो अपने फुल स्पीड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर परफॉर्म करने पर एक महीने में सिर्फ 10 एयरबस A350 तैयार हो पाते हैं। किसी भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में लगभग हर चीज के लिए अलग इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स होते हैं। यहां तक कि सीट भी एक्सपर्ट्स ही डिजाइन करते हैं ताकि एयरप्लेन हल्का बने और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़े। अच्छा, जरा गैस करिए, एक एयरक्राफ्ट को पेंट करने में कितने लीटर पेंट्स की जरूरत पड़ती होगी? चलिए मैं ही बता देता हूं। बोइंग 737 का पेंट जॉब कंप्लीट करने में एवरेज 260 लीटर पेंट की जरूरत पड़ती है। वहीं एयरबस A380 को रंगने में लगभग 3600 लीटर्स पेंट की जरूरत पड़ती है। आप सोच रहे होंगे कि हमने इलेक्ट्रिक वायरिंग का जिक्र क्यों नहीं किया, तो ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सब्जेक्ट है जिस पर जितनी बात की जाए कम पड़ेगी और ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी है। एविएशन इंडस्ट्री में जब इलेक्ट्रिक वायरिंग की जाती है तो एक हेलीकॉप्टर बनाने के लिए जितने वायर्स लगते हैं उनकी कंबाइंड लेंथ होती है 20 किलोमीटर। फाइटर में लगते हैं 40 किलोमीटर और एयरबस में लगते हैं 500 किलोमीटर लंबे वायर्स। जयपुर से दिल्ली के बीच फ्लाइट डिस्टेंस सिर्फ 231 किलोमीटर की है ना ये मजेदार? तो चलिए एयरक्राफ्ट के ऊपर आज की डॉक्यूमेंट्री को यही खत्म करते हैं। पर आपका सीखना और चीजों को डिटेल में एक्सप्लोर करने का यहाँ कोई अंत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं infinitystream.tv। नेचर, टेक्नोलॉजी, साइंस, यूनिवर्स, माउंटेन्स, ओशंस, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ सब कुछ मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।